गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। जैसा कि आप रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और रुधिर परिसंचरण तंत्र के हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम भाग 3 पर पढ़ने जा रहे हैं और भाग 3 में रुधिर वर्ग तथा उसके आधान की बात करेंगे, यानी हम ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्या है रक्त आधान? रक्त आधान क्या है? अगर हम शब्द को समझ रहे हैं तो बता पाना आसान होता है। देखिए, रक्त आधान हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो जाए, तो रक्तस्राव होने के बाद डॉक्टर हमें ये एडवाइस करता है कि आप इन्हें ब्लड दीजिए या ब्लड चढ़वा दीजिए। तो हम मार्केट में या हमारे जो स्वजन होते हैं उनके माध्यम से ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड लेके उनको देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है क्या, यानी हम कह सकते हैं किसी भी प्रभावित व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से रक्त दिया जाना या लिया जाना रक्त आधान कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या है रक्त आधान? तो आप नोट अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं किसी भी प्रभावित व्यक्ति को रक्त दिया जाना रक्त आधान कहलाता है। इसे हम ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन क्लियर हो गई। अब देखिए, रक्त आधान की खोज किसने की? एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि रक्त आधान की खोज किसने की, तो एक नाम आता है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त आधान की खोज की। यानी सर्वप्रथम हमें कार्ल लैंड स्टीनर ने यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का रक्त समान नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का रक्त समान नहीं होता है। तो यहां पर एक पॉइंट और हमारा बन जाएगा। देखिए, एक शब्द आता है अभिलेषण, या हम इसे कभी कभी क्लंपिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे कभी कभी हम क्लंपिंग भी बोल देते हैं। सर, ये अभिलेषण या क्लंपिंग होता क्या है? देखिए, जब तक डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षण नहीं कर लेता कि आप ए ग्रुप के हैं, बी ग्रुप के हैं, ए बी ग्रुप के हैं या ओ ग्रुप के हैं, तब तक वो डिसमैच ब्लड आपको नहीं देता। वही चीज यहां पर अभिलेषण एक शब्द आया, तो यहां ध्यान रखिए, अभिलेषण वह प्रक्रिया होती है जब ब्लड का एंटीजन किसी अन्य एंटीबॉडीज के संपर्क में आता है तो वो जमने लगता है और नसों में ब्लॉक होने लगता है। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था, एक प्रोटीन का नाम आया था हिपेरिन। मनुष्य के शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होती है, जो रक्त को नसों में जमने नहीं देती है। ठीक, अब वही चीज यहां पर हमें ध्यान रखना। अगर हम अभिलेषण की बात करेंगे तो अगर ब्लड सही नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए ग्रुप का है और उसे बी ग्रुप दे दिया जाए तो नहीं होगा ना, उसका रक्त जम जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो अभिलेषण से हमें यह मालूम पड़ा। तो आप लिख सकते हैं भिन्न भिन्न वर्गों के रक्त का आदान प्रदान करने से रक्त में थक्का बनने लगता है। भिन्न भिन्न रक्त समूह का आदान प्रदान करने से रक्त में थक्का बनने लगता है। चलिए, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रतिजन की। प्रतिजन को पढ़ने से पहले हमें ब्लड ग्रुप को देख लेना है। ए बी ओ ए बी। देखिए, हमें 4 प्रकार के रक्त समूह दिए गए। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपके 3 हैं ये कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर की देन है, जबकि ए बी जो हमारा खोजा गया डी कैस्टिलो व स्टेलरी के द्वारा खोजा गया था। तो बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आमतौर पर जब भी देंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की। लेकिन जब कभी भी आपसे पूछ ले कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो डी कैस्टिलो व स्टेलरी ने की। ठीक, तो देखिए 4 अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं और चारों प्रकार के रक्त समूह में अलग अलग प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक,
अब देखिए ये एंटीजन से हमको लेके चलना है। एंटीजन आखिर है क्या? एंटीजन आखिर है क्या? अगर हम इसको जान लें कि प्रतिजन किसे कहते हैं, एंटीजन किसे कहते हैं, तो देखिए लिखा है आरबीसी की कोशिका कला में पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है को प्रतिजन कहते हैं। कितना आसान है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी कणिका में पाई जाती है, तो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एंटीजन कहते हैं। अब देखिए इसके भाग कितने हैं, तो एंटीजन के दो भाग होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ध्यान रखो, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ए वाले में ए एंटीजन होगा, बी वाले में बी एंटीजन होगा, दो ही होते हैं। ओ में होता नहीं है और इनमें दोनों में ए प्लस बी। तो ये देखिए, इसको अगर हम बी दे दें तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए दे दें तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ में जब कोई एंटीजन होता नहीं है तो एंटीबॉडीज के साथ में मिलकर अभिलेषण की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती है, तो ओ हम दे सकते हैं। यही एक कारण है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, या कभी कभी प्रापक मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्राग्राही को प्रापक भी बोलते हैं, जो आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, अब देखिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, बात करते हैं प्रतिरक्षा। ठीक, यानी अगर हम प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी प्रोटीन की बात करें जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सके, जो आपकी एंटीबॉडीज को मजबूत कर सके। लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या है वो भी हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए अभी था क्या कि कुछ लोग कोविड-19 से प्रभावित थे, वो रिकवर हो चुके हैं। आखिर उनमें कोई ना कोई तो ऐसी विशेषता रही होगी जिसके कारण वो सही हो गए, तो उनमें एंटीबॉडीज निर्मित हुई। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति धूम्रपान या हम कह सकते हैं कि वो मदिरापान नहीं करता है, अगर उसे शराब पिला दी जाए, बहुत कम मात्रा में ही सही, अगर उसे शराब पिला दी जाए तो देखिए हो सकता है कि वो अपना संतुलन खो बैठेगा। लेकिन जो कंटिन्यू लिक्वर इस्तेमाल करता है, अगर उसे उसकी मात्रा से कम दिया जाए तो क्या उसमें प्रभाव होगा? जी नहीं, उसमें इतना प्रभाव नहीं होता है। और इसका कारण होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आ जाती है जो उससे लड़ने का कार्य करती है। तो प्लाज्मा थेरेपी में उन लोगों से प्लाज्मा लिया जा रहा है जो रिकवर हो चुके हैं, और उनके प्लाज्मा के माध्यम से जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज किया जाएगा। अब ये रिजल्ट देखने पर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्लाज्मा थेरेपी के विषय में हम लोगों ने बात कर ली। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी हो सकता है यूपीएससी लेवल में या यूपीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में रख दिए जाए, तो एक अलग बात है प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड, लेकिन हमें इतना देख लेना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरक्षी प्रणाली की हम लोग बात कर रहे थे, यानी एंटीबॉडीज की। तो होती क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। क्या होती है? एक प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखिए प्रतिरक्षी जो या हम एंटीबॉडीज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। बिल्कुल जैसे आपने एंटीजन ए में देखिए ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए को पाया था, बी में बी को पाया था, ओ में नहीं था, ए बी में कोई भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी ये दो प्रकार की होती है। अब देखो मैंने नीचे कॉलम बना रखा है। जो ब्लड ग्रुप ए है हमेशा अपोजिट होता है। जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीबॉडीज बी मिलेगी, जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें एंटीबॉडीज ए मिलेगी, और जो आपका एंटीबॉडीज ध्यान रखिए ओ ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडीज ए प्लस बी हो सकती है। अब देखिए जो आपका ए बी है इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? ओ में नहीं पाया जाता। ठीक, एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? ओ में नहीं पाया जाता। और एंटीबॉडीज किस में नहीं पाई जाती? तो ए बी में नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, एक बार आप पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज
नहीं होती। तो ये पॉइंट हमारा यहां तक क्या हो गया, कवर हो गया। आइए रक्त के दूसरे प्रकार की बात करते हैं जिसको हम लसिका या लिम्फ बोलते हैं। देखना अब इंपॉर्टेंट है, ऊतकों व रुधिर वाहिनियों के बीच में स्थित होता है या पाया जाता है। जो रिक्त स्थान होता है उसमें यह पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि लसिका एक प्रकार का छना हुआ रक्त है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, लसिका में आरबीसी नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। ठीक, अब लसिका से आपको याद आया होगा लिम्फोसाइट, यानी कह सकते जब हम लिम्फोसाइट के विषय में पढ़ेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि बैक्टीरिया इत्यादि का ये भक्षण करती है। अब देखिए लसिका का कार्य क्या है। अगर हम लसिका के कार्य की बात करें तो लसिका घाव भरने में भी सहायक होती है। छोटा सा पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब देखिए यहां एक पॉइंट और बनता है जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं या लसिका गांठ बोलते हैं। तो लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स नाम की कणिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए यहां एक पॉइंट आता है सबसे बड़ी लसिका। कई बार आप लोगों ने टॉन्सिल्स के विषय में सुन रखा होगा, जो कांख, ठीक है, हमारे गर्दन या और भी जो स्थान है आर्मपिट्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लसिका होता क्या है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, कोई कारण हो जाता है तो वो टॉन्सिल हमारे स्वेलिंग कर जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना वो एक प्रकार की लसिका गांठ ही होती है। तो सबसे बड़ी लसिका ऊतक, सबसे बड़ी अगर कोई लसिका ऊतक है तो इसे हम प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं। आरबीसी में मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान अगर किसी को कहा जाता है तो वो प्लीहा को कहा जाता है। एक और अमेजिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, मानव शरीर का रुधिर बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो वो प्लीहा यानी स्प्लीन यानी तिल्ली को कहा जाता है। अब देखिए लसिका एंटीबॉडीज का संश्लेषण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लसिका एंटीबॉडीज का संश्लेषण करती है। तो हमारा आज का रुधिर वर्ग तथा आधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। और ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपका बचना नहीं चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब हमारा रह गया टेस्ट करना, हम टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट करने के बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जाते जाते मैं अपने उन सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं, वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं जो लगातार मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो लगातार मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। जिनमें से एक नाम आता है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।